अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम अपना 7वां चैप्टर टेक्स्ट बुक का शुरू करेंगे जो कि हमारा छठा मॉड्यूल है, एक्सटर्नल ऑडिट। मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि हमने पिछले 3 सेशंस में इंटरनल ऑडिट पढ़ा और उसके एंड पे मैंने आपको बताया था कि इंटरनल ऑडिट एक्शनेबल तब बनता है जब आप एक्सटर्नल ऑडिट भी कर लेते हैं और दोनों ऑडिट्स में जो आपको नॉलेज मिलती है और उसकी बेसिस पे जो आप असेसमेंट करते हैं, तब आप इस काबिल होते हैं कि आप एक्शनेबल स्ट्रेटजीज़ बना सकें। तो एक्सटर्नल ऑडिट और इंटरनल ऑडिट दो के ये अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन ये एक दूसरे पे हाईली डिपेंडेंट हैं और किसी एक पे बेस करके आप स्ट्रेटजीज़ नहीं बना सकते। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता चले कि एक इंडस्ट्री में ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आ गई है जो कि एक एक्सटर्नल फैक्टर है, लेकिन आप उसको अगर ख़ुद इक्विप नहीं हैं, आपके अपॉर्चुनिटी को टैप करने के लिए जो एरियाज़ चाहिए उनमें आपकी वीकनेसेस हैं, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को टैप नहीं कर सकेंगे। तो स्ट्रेटजी आप उसी वक्त बनाते हैं जब आपको बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल साइड की नॉलेज होती है और आप समझ सकते हैं कि मैं कौन सी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के काबिल हूँ और कौन सी मेरी ऐसी स्ट्रेंथ है जो कि किसी अपॉर्चुनिटी को या किसी थ्रेट को या उस पर कैपिटलाइज कर सकती है, उसको मिटिगेट कर सकती है। तो आज और परहैप्स अगली भी क्लास में थोड़ी देर हम लोग एक्सटर्नल ऑडिट को देखेंगे और देखेंगे कि कैसे कल्मिनेट होता है एक एक्शनेबल एनालिसिस की शक्ल में, जिसकी बेसिस पे फिर हम स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं। इस चैप्टर में हम लोग पहले ये समझेंगे कि ये एक्सटर्नल ऑडिट होता क्या है, फिर हम देखेंगे कि वो स्टेप्स क्या हैं मुख्तलिफ़ एक्सटर्नल ऑडिट के जो हम जिसके थ्रू हम एक्सटर्नल ऑडिट करते हैं। उसके बाद हम पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल पढ़ेंगे जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है एक अच्छा एक्सटर्नल ऑडिट करने के लिए और उसकी बेसिस पे एनालिसिस करने के लिए। फिर हम EFE मैट्रिक्स, जिस तरह हमने पहले IFE मैट्रिक्स बनाई थी इंटरनल फैक्टर वैल्यूएशन की, अब हम एक्सटर्नल बनाएंगे और उसके बाद एक कंपैरेटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स बनाएंगे जो कि जिसमें दोनों एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एक्सटर्नल स्ट्रेटेजिक ऑडिट बाय नेचर चीज़ क्या है। एक्सटर्नल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑडिट, इसको आप इन्वायरमेंटल स्कैनिंग भी कहते हैं, इंडस्ट्री एनालिसिस भी कहते हैं और इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि आप कुछ कलीदी या की एक्शनेबल अपॉर्चुनिटीज़ या थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करें, जिन अपॉर्चुनिटीज़ वो जिनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं और थ्रेट्स वो जिनको आप अवॉइड करते हैं। अब ऑब्वियसली चूँकि एक्सटर्नल हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो बाय नेचर इसमें वो चीज़ें होंगी जो कि बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ अ सिंगल फर्म होंगी। यानी ये चीज़ें ऐसी नहीं होंगी जिनको आप या आपकी फर्म चेंज कर सकते हैं, आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ॉरेन कंपटीशन, चाइनीज़ कंपटीशन पाकिस्तान में बेतहाशा बढ़ गया। आप एज़ अ फर्म आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि आप उसको एनालाइज़ करके देखें कि उसमें आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं या क्या थ्रेट्स हैं और आप उनको आप क्या स्ट्रेटजीज़ बना सकते हैं जिनसे आप सिचुएशन से फ़ायदा उठाएं या अपने आप को नुकसान से पहुंचाएं। इसी तरह और एग्जांपल्स ये हो सकती हैं कि आप एक पर्टिकुलर बिज़नेस कर रहे हैं और गर्मी की वजह से आबादी ठंडे इलाकों को शिफ्ट हो रही है, यानी सेंट्रल पंजाब या साउथ पंजाब से नॉर्थ की तरफ आबादी बढ़ रही है। अब आप आबादी को नहीं रोक सकते इधर आते हुए, लेकिन आप इसके अंदर से अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को देख सकते हैं। इसी तरह वेस्ट की आबादी बूढ़ी हो रही है, हमारी आबादी यंग है। अब इस फैक्टर को आप कुछ नहीं कर सकते एज अ फर्म, लेकिन आप इसको एक्सप्लॉइट ज़रूर कर सकते हैं। इसी तरह गवर्नमेंट ने कोई नए नए टैक्स लगा दिए, कोई टैक्स ख़त्म कर दिए, आपका उस पर कंट्रोल नहीं होता, लेकिन आप उसको एक्सप्लॉइट ज़रूर कर सकते हैं। तो बेसिकली एक्सटर्नल स्ट्रेटेजिक ऑडिट जो है वो
आपके सामने लेके आता है वो सारी चीज़ें जिनको आप कह सकते हैं कि ये या आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं या थ्रेट्स हैं, और आप फिर क्या करते हैं कि आप उसकी बेसिस पे मुख्तलिफ़ स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं ताकि उनसे या फ़ायदा उठा सकें या नुकसान से बच सकें। तो ये एक तरह से कह लें कि ये एक मिरर इमेज है इंटरनल जो ऑडिट किया था आपने उसका, कि उसमें आप के कंट्रोल में चीज़ें होती हैं और आपके अंदर की अंदरूनी मामलात होते हैं सारे, और यहाँ पे आपके कंट्रोल से बाहर हैं, बैरूनी मामलात हैं। करना आपने दोनों सिचुएशंस में एक ही है कि आपने उनको समझ के और आगे अपनी स्ट्रेटजीज़ बनानी है। अच्छा जी, अब जो आपकी एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं बहुत सारी, वो बेसिकली होता क्या है उससे कि वो डिमांड आपकी प्रोडक्ट के लिए कम करती हैं या ज़्यादा करती हैं, और वही उससे ये भी फ़र्क पड़ता है कि आप कौन सी प्रोडक्ट्स आगे बनाएंगे। ये भी फ़र्क पड़ता है कि आपकी मार्केट पोजीशनिंग क्या होगी, मार्केट सेगमेंटेशन क्या होगी, आप कौन सी सर्विसेज इस वक्त अप्रोप्रिएट हैं जो कोई फर्म ऑफ़र करे। आपको अगर आपने मर्जर्स करने हैं, एक्विजिशंस करनी है, तो इस वक्त कौन से बिजनेसेस ऐसे हैं जिनको ख़रीदा जाना चाहिए या बेचा जाना चाहिए। सप्लाई चेन के अंदर, वैल्यू चेन के अंदर वो कौन से कंपोनेंट हैं जो इस वक्त आपके लिए अट्रैक्टिव हैं कि आप वो ख़ुद करना शुरू कर दें। यानी बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की टर्म्स में इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या बता रही है कि कौन सा पार्ट आप ख़ुद करना शुरू कर दें और कौन सा आउटसोर्स कर दें। तो बेसिकली ये जो आपके सामने डायग्राम है, इसमें आप सबसे पहले वाले ब्लॉक को देखें तो इसमें कुछ फोर्सेस हैं। ये बेसिकली 10 फोर्सेस हैं, इनको हम आगे पढ़ेंगे, जिनमें सबसे पहली है इकोनॉमिक फोर्सेस, फिर है सोशल, फिर है कल्चरल, फिर है डेमोग्राफिक, नेचुरल एनवायरनमेंट फोर्सेस, पॉलिटिकल, लीगल एंड गवर्नमेंट फोर्सेस, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस और कॉम्पिटिटिव फोर्सेस। ये सारी की सारी फोर्सेस जो हैं, ये जो सेकंड ब्लॉक में चीज़ें लिखी हुई हैं, इनको अफेक्ट करती हैं। जैसे ये आपके कंपटीटर्स को अफेक्ट करेंगी, हो सकता है कि इन फोर्सेस की वजह से आपका कोई कंपटीटर वो स्ट्रांग हो जाए या वीक हो जाए या बिज़नेस से निकल जाए या मज़ीद लोग बिज़नेस में आ जाएं, आप कुछ नहीं कर सकते। ये आपके सप्लायर्स को अफेक्ट करेंगी। हो सकता है कि आपके सप्लायर्स को चीज़ें महंगी बनानी पड़ जाएं, उनके ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ जाए या कम हो जाए, उनकी मैन पावर की कॉस्ट कम हो जाए या बढ़ जाए, आप कुछ नहीं कर सकते। ये आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स को इसी तरह अफेक्ट करेंगी, बैंकों को अफेक्ट करेंगी, आपके कस्टमर्स को अफेक्ट करेंगी, उनकी बाइंग पावर बढ़ सकती है, कम हो सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकते हैं। आपके एम्प्लॉयज़ को अफेक्ट करेगी। किसी जगह पे अगर हाउसिंग महंगी हो गई है किसी शहर में जहाँ पे आपकी फैक्ट्री है, अब आप कुछ नहीं कर सकते, आपके एम्प्लॉयज़ का गुजारा एकदम मुश्किल हो जाएगा, आपके हाथ में नहीं है ये। इसी तरह ये मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ को अफेक्ट करती है जो कि ये आपसे चीज़ें ख़रीदती हैं या किसी तरह आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसी तरह ये आपके मैनेजर्स को, आपके स्टॉक होल्डर्स को, आपकी लेबर यूनियंस को, ये गवर्नमेंट को, ये सारी की सारी फोर्सेस अफेक्ट करती हैं। जैसे अभी आपने देखा इतना बड़ा एक्सटर्नल फैक्टर कोविड-19 की शक्ल में एक पेंडेमिक आया, उसने गवर्नमेंट्स को शदीद इफ़ेक्ट कर दिया, और आप उसका कर कुछ भी नहीं सकते, लेकिन ये वो चीज़ आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी या थ्रेट ज़रूर लेके आई हुई है। इसी तरह ट्रेड एसोसिएशंस, इंटरेस्ट ग्रुप्स, प्रोडक्ट, सर्विसेज, मार्केट्स, इन्वायरमेंट, ये सब चीज़ें अफेक्ट होती हैं। ये सारी चीज़ें आपके हाथ से बाहर हैं, लेकिन इस इफ़ेक्ट की वजह से आप के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़, आखिरी ब्लॉक आप देखें तो अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स क्रिएट होती हैं जिनके लिए आपने स्ट्रेटजाइज करना होता है। अब देखते हैं कि प्रोसेस क्या है जिसके थ्रू हम लोग एक्सटर्नल स्ट्रेटेजिक ऑडिट परफॉर्म करते हैं। हमेशा की तरह जब भी आप कोई एनालिसिस करने लगते हैं तो पहला स्टेप हमेशा यही होना चाहिए, इन्वॉल्व एज मैनी मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज़ एज पॉसिबल। अकेले बैठ के आपने कुछ भी नहीं करना, आप ग्राउंड वर्क कर सकते हैं, उन लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मैनेजर आपके एनालिसिस के प्रोसेस का पार्ट हो, एक्सटर्नल हो, इंटरनल हो, या कोई भी एनालिसिस का प्रोसेस हो। उसकी वजह क्या है कि उससे अंडरस्टैंडिंग और कमिटमेंट
बनती है ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स की, और जब उनकी अंडरस्टैंडिंग और कमिटमेंट बनती है तो फिर आपके प्रोसेस को वो सपोर्ट करते हैं। और सपोर्ट किसी भी शक्ल में हो सकता है आपको बजट देना हो सकता है आपको मैन पावर देनी हो सकता है कल को जो आप स्ट्रेटजीज़ बनाएंगे उन पे अमल करना हो। तो आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट के बगैर आगे नहीं चल सकते। और दूसरा बहुत बड़ा फैक्टर जो बार बार मैं आप लोगों को एम्फोसाइज़ करता हूँ कि कोई भी इसका अकेले कुल नहीं होता है। जब ज़्यादा लोग बैठते हैं, ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं और ज़्यादा चांस होता है कि हम किसी अच्छे एनालिसिस की तरफ जाएंगे। तो जब आप ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, फिर जो पहला करने वाला काम होता है वो ये होता है कि यू मस्ट गैदर कंपेटिटिव इंटेलिजेंस। और किस चीज़ के बारे में कंपैरेटिव इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, हम थोड़ी देर में आगे देखेंगे इसको डिटेल में। मतलब ये है कि आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें कंपेटिटिव इन्वायरमेंट के बारे में। और इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, वही जो हमने पीछे 10 चीज़ें डिस्कस की मोर और लेस, वो चीज़ें आपकी इन्वायरमेंट को बनाती हैं, कंपेटिटिव इन्वायरमेंट को। इसमें होता क्या है कि आप इंडिविजुअल्स को एक छोटा सा आप ग्रुप बना लेते हैं जिनको आप कह लें कि कंपेटिटिव इंटेलिजेंस का ग्रुप है। उसका काम ये होता है कि वो मुख्तलिफ़ सोर्सेज से इन सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता रहता है, उसको मॉनिटर करता रहता है, और जब भी नई इन्फॉर्मेशन आती है उसको इकट्ठी करता रहता है। अब सोर्सेज क्या हो सकते हैं? की मैगज़ीन्स हो सकते हैं, ट्रेड जर्नल्स हो सकते हैं, न्यूज़पेपर्स हो सकते हैं, ऑनलाइन सोर्सेज हो सकते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हो सकती हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ जो हमने पिछले 10 चीज़ें डिस्कस की, वो यानी जो चीज़ें चेंज हो रही हैं और फिर उनका अफेक्ट जो हमने सेकंड ब्लॉक डिस्कस किया था उनके बारे में वो आपका ग्रुप इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता रहता है। और फिर वो क्या करता है कि ये जो ग्रुप है, ये आप लोग जो स्ट्रेटिजिस्ट होते हैं इनको पीरियोडिक स्कैनिंग रिपोर्ट्स देते हैं। यानी ये 15 दिन बाद या महीने बाद आपको एक एक्सटर्नल फैक्टर एनालिसिस के नाम से एक 2 3 4 6 सफ़े की रिपोर्ट देते हैं जिसमें की चीज़ें वो आपको बता रहे होते हैं कि फ़लानी फर्म ने ये कर दिया, गवर्नमेंट ने ये कर दिया। अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वो जो इंडिविजुअल्स होते हैं जो आपको रिपोर्ट्स देते हैं वो भी ट्रेंड होने चाहिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट ये है कि स्ट्रेटिजिस्ट को आप एक्शनेबल इन्फॉर्मेशन दें। जैसे ये कहना कि स्टॉक मार्केट डूब गई, अब ये कोई एक्शनेबल इन्फॉर्मेशन नहीं है ना। वो उस स्टेटमेंट की शक्ल ये होनी चाहिए कि वो या एक स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी हो या एक स्टेटमेंट ऑफ थ्रेट हो। यानी वो ये कहे कि हमारा स्टॉक 3 रुपये कम हो गया है पिछले 15 दिन में, अब ये स्टेटमेंट ऑफ थ्रेट है। इसी तरह एक स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि पाकिस्तान का जीडीपी 3% ग्रो हो रहा है। अब इसके अंदर इन्फॉर्मेशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जीडीपी ग्रो हो रहा है, इसका मतलब है लोगों की बाइंग पावर बढ़ रही है, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट नए सेक्टर ओपन किए हैं, गवर्नमेंट ने जिसमें काम हो सकता है। तो वो एक एक्शनेबल इन्फॉर्मेशन की शक्ल में आपको पीरियोडिक रिपोर्ट देते हैं उन सारे एरियाज़ के बारे में जो हमने पीछे डिस्कस किए। जब आपको ये रिपोर्ट मिलती है तो आपने इस इन्फॉर्मेशन को ये रिपोर्ट आपको पीरियडिकली मिलती रहती है, यानी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। आपने इसको फिर मैच करना होता है मुख्तलिफ़ और सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ, और मे बी और भी इंडिविजुअल्स हों जो आपको एक्सटर्नल ऑडिट के प्रोसेस के बारे में दे रहे हों, जैसे मे बी आपके सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, सेल्स वाले, कस्टमर्स, उनकी तरफ से भी आपको इन्फॉर्मेशन आ रही हो। आपने कस्टमर्स का सर्वे किया, उससे इन्फॉर्मेशन आ गई। तो इवन आपके कंपटीटर्स जो हैं वो भी एक वाइटल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं। तो आपने जो उन्होंने आपको इनपुट दी उसको सिंथेसाइज़ करते हैं। सिंथेसाइज़ का मतलब कि जो आपको और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके साथ मैच करके यू मेक इट मोर वैल्यूएबल। तो उसकी बेसिस पे आप एक सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स करते हैं मैनेजर्स की, जो कि कलेक्टिवली आइडेंटिफाई करें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्रेट्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ इस सारी इन्फॉर्मेशन के अंदर से। और उसकी बेसिस पे एक प्रायोरिटाइज लिस्ट ऑफ फैक्टर्स बनाते हैं आप लोग, जो कि उसको बनाने का तरीका वही होता है जो मैंने आपसे 2 3 बार पहले भी डिस्कस किया कि जब भी मैनेजर्स बैठते हैं तो आप उनसे
पहले इंडिविजुअली कहते हैं कि आपके ख्याल में कौन से फैक्टर सबसे इम्पोर्टेंट है, इनको रैंक करें। तो वो 1 2 3 4 5 सीक्वेंस में लिख देते हैं कि मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट ये है। फिर आप उसको नॉर्मली एक्सटर्नल फैक्टर्स में भी 20 की लिस्ट बनाई जाती है, और जो लीस्ट इम्पोर्टेंट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट इम्पॉर्टेंट से लीस्ट इम्पॉर्टेंट में रैंक्ड होती है। या अगर आप रैंक नहीं करना चाहते तो मे बी वो सिर्फ आपको, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके मैनेजर्स कहते हैं कि यार इनके दरमियान डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल है कि कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं, तो फिर आप उनको कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 फैक्टर्स लिख दें या 20 फैक्टर्स लिख दें। जब वो आपके पास आ जाते हैं तो फिर आप उनको प्रायोरिटाइज़ करते हैं, जैसे हमने इंटरनल मैट्रिक्स बनाते हुए डिस्कस किया था कि आप उसको कोई वेट दे देते हैं और फिर आगे एक फैक्टर लगा देते हैं, फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका वेटेड फैक्टर आ जाता है, फिर उनको ऐड करते हैं। तो या तो उनसे पहले प्रायोरिटाइज़ करवा लें, यानी लिस्ट ही प्रायोरिटाइज्ड हो, जैसे मैंने आपको असाइनमेंट में दी कि आपकी लिस्ट ही प्रायोरिटाइज्ड हो। अगर वो प्रायोरिटाइज़ नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते या समझते हैं कि नहीं करना चाहिए तो फिर उनको कहें खैर है आप वैसे ही लिस्ट दे दें, हम एक और प्रोसेस के थ्रू उसको प्रायोरिटाइज़ कर देंगे। लेकिन प्रायोरिटाइजिंग इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल, वो नहीं करेंगे तो आपको करनी पड़ेगी, आपको उसी तरह वेट्स दे के फैक्टर्स असाइन करके प्रायोरिटाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप सब कुछ तो नहीं कर सकते ना, आपके पास 20 फैक्टर आ गए, पैसे थोड़े हैं, तो आपने कोई 2-3 चीज़ें ही करनी है, तो बहुत ज़रूरी है कि आइडेंटिफाई करें कि उन 20 में से सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी हैं। और उसमें ऑब्वियसली फिर टफ़ चॉइसेस होती हैं, आप एक काम करते हैं तो दूसरा काम छोड़ना पड़ता है, जैसे आजकल गवर्नमेंट इज़ फेसिंग अ टफ चैलेंज, इकोनॉमी और सेहत के दरमियान बैलेंस करते हुए उनको कोई एक चीज़ छोड़नी पड़ती है। दोनों को किसी हद तक लेके चलते हैं लेकिन स्टिल कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है उनको, तो प्रायोरिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये वो प्रोसेस होता है जिसकी बेसिस पे आप या जिसको फॉलो करते हुए आप एक्सटर्नल ऑडिट करते हैं। अब प्रैक्टिकली इसको करने से पहले कुछ चीज़ें देखने की ज़रूरत है। सबसे पहले आईओ व्यू, जो हमने रिसोर्स बेस्ड व्यू पढ़ा था इंटरनल ऑडिट में, तो वहाँ पे हमने डिस्कशन की थी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन व्यू की, जो कि एक्सटर्नल एनालिसिस से रिलेटेड है। अभी थोड़ा बहुत हमने इसको देखा था लेकिन थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। इसको शुरू करने से पहले एक मैं बात एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि आप में से कुछ लोगों ने सवाल भी पूछा था कि आईओ व्यू ज़्यादा वैलिड है या आरबीपी ज़्यादा वैलिड है। तो याद याद रखें कि इनका आपस में कोई मुकाबला नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों, एक आपको इंटरनल एनालिसिस करने में मदद देता है, एक आपको एक्सटर्नल एनालिसिस करने में मदद देता है। तो इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ which factors are more important, internal या external, in terms of gaining competitive advantage या in terms of making strategies। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इन दोनों को अच्छी तरह इंटीग्रेट करें और इन दोनों को, यानी इंटरनल फैक्टर्स को और एक्सटर्नल फैक्टर्स को अच्छी तरह इंटीग्रेट करें और दोनों को अच्छी तरह समझें। और जब आप दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो यू विल बी एबल टू मेक गुड स्ट्रेटजीज। अच्छा जी, तो आईओ व्यू जो है बेसिकली वो ये कहता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है इट विल बी डिटरमिन्ड बाय इंडस्ट्री फोर्सेस सच एज़ फॉलिंग प्राइसेस, गैस की प्राइसेस हो गई, पेट्रोल की प्राइसेस हो गई, और वो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती, तो आपकी परफॉर्मेंस एक्सटर्नल फैक्टर्स पे बेस करती है जो कि आपके कंट्रोल में नहीं होते। तो फिर आपके लिए ज़रूरी है कि आप उन फैक्टर्स को अच्छी तरह समझें और उनके अंदर से देखें कि करने वाले काम कौन से हैं, अच्छी इंडस्ट्रीज़ कौन सी जा रही हैं उनमें आप इन्वेस्ट करें, अवॉइड करें वीक इंडस्ट्रीज़ को या वो जो कि स्लो हो रही हैं, और इस सारे के सारे प्रोसेस को अच्छी तरह समझें ताकि आपको अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएँ और थ्रेट्स नज़र आएँ। एक्सटर्नल फैक्टर्स जिनके हमने बहुत सारी जिक्र किया, दे आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन इंटरनल रिसोर्सेज, कैपेबिलिटीज़, स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशंस। तो ये मतलब ये मैं आपको फैक्ट के तौर पे बयान नहीं कर रहा, मैं आपको आईओ व्यू जो थ्योरी है उसके बारे में बता रहा हूँ कि वो कहती है एक्सटर्नल फोर्सेस इंपॉर्टेंट होते हैं इंटरनल रिसोर्सेज से, कैपेबिलिटीज़ से और स्ट्रक्चर्स और ऑपरेशन से। अब ये जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं ये हैं कौन कौन सी, जो पीछे हमने 10 फोर्सेस का जिक्र किया था।
इनको क्विकली देख लेते हैं। सबसे पहली है इकोनॉमिक फोर्सेस। फॉर एग्जांपल तनख्वाहें आजकल कितनी जा रही हैं। अगर तनख्वाहें कम हैं, गवर्नमेंट ने तनख्वाहें नहीं बढ़ाई, इसका मतलब है कि जो डिस्काउंट फर्म्स हैं, जो सस्ता बेचने वाली फर्म्स हैं, जो डॉलर स्टोर्स हैं और इस तरह के हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है, क्योंकि अब ज़्यादा कस्टमर उधर आएगा। जो सस्ती चीज़ें देते हैं लोग उनके पास आएंगे। जिस तरह एक और इकोनॉमिक फैक्टर है जीडीपी ग्रोथ। अगर आपके इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब है वेजेस बढ़ेंगी, इसका मतलब है लोगों की अर्निंग बढ़ेगी, तो उनके पास एक्सपेंडेबल इनकम आएगी, तो आप उनको ऐसी प्रोडक्ट्स ऑफ़र कर सकते हैं जो कि बेसिकली खाने और सस्टेनेंस से रिलेटेड नहीं है, बल्कि वो एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट, एक्सपेंसिव EXPANSIV, महंगी नहीं बल्कि एक्सपेंसिव, फैलने, जब बंदे के पास ज़्यादा पैसे आते हैं तो वो अपनी स्पेंडिंग को फैलाता है, तो उस तरह की प्रोडक्ट्स आप उनको ऑफ़र कर सकते हैं। अब एक और इकोनॉमिक फोर्स क्या है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जिस एरिया में होते हैं, लारैब वाले एरिया में, वो उनके पास स्पेंडिंग की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो ज़्यादा पैसे कमा के पाकिस्तान भेज रहे होते हैं। तो ये इकोनॉमिक फोर्सेस होती हैं जिसकी बेसिस पे आपने फ़ैसले करने होते हैं। फिर सोशल फोर्सेस। सोशल फोर्सेस, बल्कि इन सबको आप एक ही ग्रुप में देख लें, सोशल, कल्चरल, डेमोग्राफिक और नेचुरल इन्वायरमेंट फोर्सेस, जिसमें फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर। अगर गवर्नमेंट अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रही है, तो फिर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए स्पेस नहीं होती है। गवर्नमेंट अच्छी नहीं प्रोवाइड कर रही तो उनके लिए स्पेस होती है। इसी तरह अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल फ्री दवाइयाँ दे रहे हैं, तो दवाइयों के बिज़नेस के लिए स्पेस नहीं है, नहीं दे रहे तो स्पेस है। इसी तरह ऑनलाइन बाइंग, ये कल्चरल या डेमोग्राफिक ट्रेंड है। ये आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको एक्सप्लॉइट ज़रूर कर सकते हैं। किसी एरिया में लोग ऑनलाइन बाइंग करते हैं, किसी एरिया में नहीं करते हैं। इसी तरह मूवमेंट अक्रॉस सिटीज़। लाहौर से लोग, पहले ये होता था कि लोग गाँव से शहरों की तरफ शिफ्ट होते थे। अभी पिछले 2-3 महीने में जब से ये कोविड वाला इशू आया, तो आपने नोट किया होगा कि बहुत से लोग वापस शिफ्ट हो गए हैं गाँव की तरफ, क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ क्लीनर एनवायरनमेंट है, वहाँ पे बीमारी का इम्कान कम है, वहाँ पे बेसिक सस्टेनेंस पॉसिबल है। आप सब्जियाँ उगा लें, खाने पीने की चीज़ें उगा लें, जानवर रख लें, तो तकरीबन उतने ही पैसे बना लेते हैं जितने आप शहर में एक मुश्किल ज़िंदगी गुजार के, एक रश वाली और गंदी जगह पे रह के गुजारते थे। तो लोगों के ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं, जो कि आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपके लिए अपॉर्चुनिटी या थ्रेट है। फिर पॉलिटिकल, गवर्नमेंट और लीगल फोर्सेस। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल का मतलब कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है जिसका कोई एजेंडा है। जैसे तहरीक इंसाफ पिछले 15 साल से बता रही थी कि हम गवर्नमेंट में आएंगे तो क्या करेंगे। तो अच्छे स्ट्रेटजिस्ट जो थे, उन्होंने एनालिसिस करके रखा हुआ था कि अगर ये गवर्नमेंट आई तो हम किस बिज़नेस में जाएंगे, कौन सा बिज़नेस छोड़ देंगे। इसी तरह जो बाकी सियासी जमातें हैं, उनके अपने अपने एजेंडाज होते हैं, तो आप अगर उनका एनालिसिस करते रहें तो आप उसके अंदर से ढूंढ सकते हैं कि कौन सा बिज़नेस आगे अच्छा होगा। इसी तरह टैक्सेस के रेट्स जब चेंज होते हैं, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी और थ्रेट होते हैं। इसी तरह जब बजट आता है, तो उसके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होती है। फिर टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D प्रिंटिंग, क्लाउड, ज़्यादा इस्तेमाल है मोबाइल डिवाइसेस का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मशीन लर्निंग का, इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये आपके लिए आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आपके लिए अपॉर्चुनिटी या थ्रेट है। इसी तरह कंपेटिटिव फोर्सेस। कंपेटिटिव फोर्सेस को हम थोड़ी देर में देखेंगे जब हम पोर्टर मॉडल पढ़ेंगे, लेकिन आइडिया ये है कि ये वो फोर्सेस हैं जिनसे पता लगता है कि जब आप किसी बिज़नेस में जाते हैं या कोई आप बिज़नेस कर रहे होते हैं, तो उसको उस वहाँ पे और कितने लोग हैं जो आपको compete कर रहे हैं, और वो कितनी फियर्सली compete कर रहे हैं। मार्केट में आप सबके लिए जगह है या नहीं है। अगर कम जगह है तो फिर फियर्स कंपटीशन होता है, एक दूसरे को ड्राइव आउट करते हैं लोग। जब बहुत जगह होती है उस वक्त सब चल जाता है। तो ये वो 10 एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो कि आपकी IO थ्योरी से आप इसको रिलेट करें तो ये आपके ये डिसाइड करती हैं कि आपका बिज़नेस कितना अच्छा चलेगा, और आपका काम ये है कि आप इनको अच्छी तरह समझें और इनकी बेसिस पे डिसीजन करें।
अब पीछे हमने एक बात की थी कंपेटिटिव इंटेलिजेंस की। कंपेटिटिव इंटेलिजेंस क्या चीज़ है कि इसकी डेफिनेशन ये सामने लिखी हुई है जो सोसाइटी ऑफ कंपेटिटिव इंटेलिजेंस प्रोफेशनल्स की वेबसाइट से लिए मैंने। वो कहते हैं कि इट्स अ सिस्टमैटिक एंड एथिकल प्रोसेस for gathering and analyzing information about the competition's activities and general business trends for furthering a business's own goals। यानी आप इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और आइडिया क्या होता है कि आप अपने बिज़नेस को आगे, अपने बिज़नेस को फ़ायदा पहुंचाएं उस इंफॉर्मेशन से। आपके सीआई के या कंपेटिटिव इंटेलिजेंस गैदर करने के 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? To provide a general understanding of an industry and its competitors। यानी आपको समझ आए कि ये जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं ये है क्या, इसकी इन्वायरमेंट क्या है, कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और कौन लोग compete कर रहे हैं, और उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं। दूसरा, to identify areas in which competitors are vulnerable and to assess the impact strategic action would have on competitors। तो अपने जो आपके competitor हैं उनकी vulnerabilities कहाँ कहाँ पे हैं, यानी वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप exploit कर सकते हैं, और जो आप मुख्तलिफ आपके पास स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस हैं, स्ट्रेटजीज बनाने के ऑप्शंस हैं, वो कैसे उनको इम्पैक्ट करेंगे। क्या आप उनमें से किसी को ड्राइव आउट कर सकते हैं बिजनेस से ताकि आपके लिए ज़्यादा स्पेस क्रिएट हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके किसी एक्शन से उसको भी फ़ायदा हो जाएगा और कंपेटिटिव इन्वायरमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और तीसरा ऑब्जेक्टिव, टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल मूव्स दैट अ कंपेटिटर माइट मेक दैट वुड इंडेंजर अ फर्म्स पोजीशन इन द मार्केट। तो आपका कंपटीटर क्या क्या कर सकता है जो आपको ख़तरे में डाल सकता है। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं कंपेटिटिव इंटेलिजेंस के या उसको हासिल करने के। अब आपके जो कंपेटिटर्स होते हैं उनकी जो मेजर वीकनेसेस होती हैं वो आपके लिए एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, और उसकी जो स्ट्रेंथ्स होती हैं वो आपके लिए की थ्रेट्स होती हैं। लेकिन इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, एटलीस्ट 95% ऑफ इट, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया, वो आपको पब्लिकली अवेलेबल होती है। तो कोई ज़रूरत नहीं होती कि आप अपने कंपटीटर के बारे में कोई अनएथिकल तरीका इख्तियार करें उसकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। और मुख्तलिफ़ लीगल और एथिकल तरीके हैं जो कि आप इख्तियार कर सकते हैं। जैसे आप उनके जो टॉप एग्जेक्टिव्स हैं उनको हायर कर लें ज़्यादा तनख्वाह दे के, तो वो जब आएगा तो वो उसको सारी नॉलेज होगी उस फर्म के बारे में, और वो अकॉर्डिंगली आपकी स्ट्रेटजीज़ बनाएगा और उनको डिफीट करेगा। ये हो सकता है कि आप उनकी प्रोडक्ट्स को रिवर्स इंजीनियर करें, उनकी प्रोडक्ट मार्केट से ख़रीदें और देखें कि उसकी नेचर क्या है और आप उससे अच्छी प्रोडक्ट बनाएं। फिर कस्टमर्स के, सप्लायर्स के, डिस्ट्रीब्यूटर्स के इंटरव्यूज़ करें, सर्वे करें। उनसे आपको पता चलेगा कि उसके पास जो सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उसके जो कस्टमर्स हैं वो किस वजह से उनके साथ काम कर रहे हैं, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। फिर ये हो सकता है कि आप उनकी फर्म में जाएं, विज़िट्स करें। वो तो आप उनसे कभी भी कर सकते हैं, किसी जॉइंट ट्रेनिंग की वजह से या किसी भी कोलैबोरेशन की वजह से जस्ट सिंपल विज़िट भी किए जा सकते हैं। उनकी वेबसाइट्स देखें, ऑनलाइन डेटाबेसेस सर्च करें। गवर्नमेंट जो है वो बाइंड करती है बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस को जो स्पेशली पब्लिकली ट्रेड हो रही होती हैं कि आप इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे डालें। तो उन्होंने नहीं डाली हुई तो आप गवर्नमेंट को कहें कि इसने प्लान इन्फॉर्मेशन डाली हुई है, मुझे इससे ले के दें। फिर आप उनके मुख्तलिफ़ ट्रेड पब्लिकेशंस, अखबार, मैगज़ीन, स्पेशली जो बिज़नेस रिलेटेड मैगज़ीन्स होते हैं उनको पढ़ें तो आपको ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए होती है वो मिल जाती है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं जी पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल को, जो कि एक एक्सटर्नल एनालिसिस को बेसिकली थ्योरेटिकली गवर्न कर रहा है। पोर्टर साहब जो एक मशहूर हार्वर्ड प्रोफेसर हैं, इन्होंने ये मॉडल दिया। ये कहते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री में जो कंपेटिटिव लैंडस्केप होता है उसमें 5 फोर्सेस होती हैं जो उसको डिफ़ाइन कर रही होती हैं। वो फोर्सेस कौन सी हैं? पहली है राइवलरी अमंग कंपीटिंग फर्म्स, यानी जो मुख्तलिफ फर्म्स हैं एक इंडस्ट्री में उनमें आपस में राइवलरी कितनी है।
अब किसी भी इंडस्ट्री में राइवलरी होने का ये मतलब है कि उस इंडस्ट्री में प्रॉफिट क्या एक सर्टेन स्पेस होगा, और वो स्पेस अगर बहुत से लोगों ने शेयर करनी है तो आपस में फिर compete कर रहे होंगे और राइवल्स होंगे। लेकिन राइवलरी बढ़ती तब है जब एक तो आपकी इंडस्ट्री आपकी जो फर्म है और आपकी कंपेटिटर का फर्म, उनका साइज़ मोर और लेस एक ही हो। ज़ाहिर अब एक बहुत बड़ी फर्म और एक बहुत छोटी फर्म, देयर इज़ नो पॉइंट कि वो आपस में राइवल हों। इसी तरह जो प्रोडक्ट है जो आप बेच रहे हैं वो कस्टमर जो है वो आपकी प्रोडक्ट को इजीली स्विच कर सकता हो, यानी आपकी प्रोडक्ट उसको पसंद नहीं आई तो वो उसकी ख़रीद ले। तो अगर कस्टमर ये कर सकता तो फिर राइवलरी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप एक चीज़ फ़ीचर ऐड करेंगे, उसको लगेगा अच्छा आपकी सेल ज़्यादा हो रही है, वो 2 फ़ीचर ऐड कर देगा। इसी तरह और भी बहुत से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कंपीटिंग फर्म्स की आपस में राइवलरी बढ़ती है या कम होती है। और जितनी ज़्यादा राइवलरी होती है ऑब्वियसली फिर प्रॉफिट के मार्जिन्स उतने कम होते हैं, क्योंकि आप फोर्स हो जाते हैं फीचर्स देने में और प्राइस कम करने में। दूसरा फैक्टर है पोटेंशियल डेवलपमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। फिर है बारगेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स या कंज्यूमर्स, फिर है बारगेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, और फिर है पोटेंशियल एंट्री ऑफ न्यू कंपेटिटर्स। तो इनको एक एक करके देखते हैं। पहले पोटेंशियल एंट्री ऑफ न्यू कंपेटिटर्स को देख लेते हैं। किसी भी इंडस्ट्री में नया बंदा जो बिज़नेस शुरू करता है वो कितना आराम से उसमें एंटर हो सकता है। तो अगर कोई भी आके आराम से एंटर हो सकता है तो फिर वहाँ पे राइवलरी बहुत ज़्यादा होगी, वहाँ पे कंपेटिटिव इन्वायरमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होगी और प्रॉफिट के मार्जिन्स कम होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फूड इंडस्ट्री है, उसमें एंटर होना बिल्कुल मुश्किल नहीं है आजकल, स्पेशली जब से ऑनलाइन डिलीवरीज का या बिज़नेस लोग घर में बैठ के कर रहे हैं तो वेरी इजी टू एंटर। तो ये इंडस्ट्री बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव हो जाएगी और इससे कंज्यूमर को तो फ़ायदा होता है, लेकिन जो बिज़नेस होता है वो हर वक्त अंदर थ्रेट रहता है। लेकिन कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे उनकी जो इनिशियल कॉस्ट या इन्वेस्टमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो बड़ा मुश्किल होता है किसी फर्म के लिए एंटर होना उस मार्केट में। जैसे फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री, जैसे पेट्रोलियम की इंडस्ट्री। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ ग्रुप्स जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है वो लो कॉस्ट प्रोडक्ट ऑफर करके एंटर हो जाते हैं। आइडिया उनका ये नहीं होता कि वो उस वक्त प्रॉफिट लें, बल्कि आइडिया ये होता है कि वो आपको ड्राइव आउट करें। उनके पास पैसा होता है और वो इंतज़ार कर सकते हैं कि आपको नुकसान होता रहे, और एक बार जब आप बिज़नेस से बाहर हों तो सारी की सारी मार्केट उनके पास आ जाती है। तो एक बड़ा फैक्टर होता है कि नया कंपटीटर कितनी आसानी से मार्केट में एंटर हो सकता है। फिर जी बारगेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। अब कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं जिनमें सप्लायर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है जिस या बहुत कम होते हैं। जैसे टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री में कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे एक दो लोग हैं टोटल, या ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 लोग हैं जो एक पर्टिकुलर चीज़ बनाते हैं। जैसे विंड टर्बाइंस के सप्लायर दुनिया में बहुत कम है। इसी तरह आप देखें तो एयरक्राफ्ट दुनिया में बड़ी बड़ी फर्म्स जो बनाती हैं वो दो हैं, अगर आप रशिया और चाइना वालों को फ़िलहाल छोड़ दें क्योंकि उनकी ज़्यादा सेल्स नहीं है, तो बोइंग है और फ्रेंच फर्म है फोकर बनाते हैं जो। तो इनका हर वक्त आपस में बहुत शदीद कंपटीशन रहता है। और चूँकि बायर्स भी अब दुनिया में 200 मुल्क हैं, हर एक की एयरलाइन है, तो बायर्स में भी कुछ बायर्स होते हैं जिनकी बारगेनिंग पावर ज़्यादा होती है। जैसे इन्हीं एयरलाइन इंडस्ट्री में देख लें आप तो एमिरेट्स या कतर एयरवेज़ बहुत ज़्यादा जहाज़ ख़रीदते हैं, तो उनकी वहाँ पे उनकी पावर ज़्यादा हो जाती है, बारगेनिंग पावर। तो इंडस्ट्री में देखना होता है कि सप्लायर कितने हैं, कितने स्ट्रॉन्ग हैं, और सप्लायर को कितनी इजीली स्विच किया जा सकता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल बोइंग है, उस वो आप उसको उनको ऑर्डर देंगे तो वो आपको कहेंगे अच्छा 5 साल बाद आप मुझसे जहाज़ ले लीजिएगा। इतने ज़्यादा उनके पास पहले से ऑर्डर्स होते हैं, तो आप आराम से स्विच नहीं कर सकते। वो आपको इसीलिए कह रहे होते हैं कि उनको पता है कि मैं ही हूँ, वरना तो फोकर जो है इस साइज़ के जहाज़ बना ही नहीं रहा जो इसको चाहिए। तो उसकी बारगेनिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है।
इसी तरह इसका एक फ्लिप साइड है कि जहाँ कंज्यूमर की बारगेनिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, वो कैसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पे कस्टमर या कंज्यूमर क्विकली स्विच कर सकता है। जैसे आप जाते हैं कपड़ा लेने, कपड़े की मार्केट में, नहीं पसंद आता तो अगली अगली दुकान में चले जाते हैं। तो जहाँ पे कंज्यूमर इजीली स्विच कर सकता हो, वहाँ पे उसकी बार्गेनिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। और कभी कभी ये होता है कि कंज्यूमर या कस्टमर बहुत बड़ा होता है, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वहाँ उसकी बार्गेनिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप सप्लायर हैं मेट्रो के लिए, मेट्रो जो हमारी बड़ा सुपर स्टोर है, और आप इसको कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट देते हैं, तो ये इतना बड़ा बायर है कि आप उसकी हर बात मानेंगे, उसकी बार्गेनिंग पावर बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि आपकी तकरीबन सारी प्रोडक्शन ही वही ख़रीद रहा है। या इसी तरह कोई और इंडस्ट्री, जो पीआईए फ़र्ज़ करें, आप एक रेस्टोरेंट हैं और पीआईए आपसे लंच के पैकेट लेता है, तो रोज़ वो आपसे कई हज़ार पैकेट लेता है, तो उसकी बार्गेनिंग पावर बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि आपका बिज़नेस बेसिकली उसी की बिज़नेस से चल रहा है। इसी तरह आखिरी चीज़ है पोटेंशियल डेवलपमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। अब ये सप्लायर्स और कंज्यूमर्स की बार्गेनिंग पावर से ही निकलती है चीज़, कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पे नई प्रोडक्ट का आना बड़ा आसान होता है। जैसे आप पैकेजिंग मटेरियल बना रहे हैं, और वो स्टाइरोफोम का है, तो पैकेजिंग मटेरियल टिन का भी आ सकता है, प्लास्टिक का भी आ सकता है। तो आप अच्छे बिजनेस वाले हर वक्त देखते रहते हैं कि अल्टरनेट प्रोडक्ट्स या सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स कहाँ से आ सकती हैं, और उनके साथ एक आप भी उनको स्विच करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं कि अगर मार्केट उधर शिफ्ट हो गई तो हम भी उधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये 5 फोर्सेस हैं जो कि आप एक कम्पिटिटिव लैंडस्केप को डिफ़ाइन करती हैं। तो आपने करना क्या है कि मैंने एक आर्टिकल अपलोड किया हुआ है, पोर्टर्स मॉडल ऑफ कंपटीशन, पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल ऑफ कंपटीशन। ये आपकी बुक से ही लिया मैंने, तो इसको आपने गौर से पढ़ना है ताकि आप इस चीज़ को अच्छी तरह समझ जाएं। अब जी होता क्या है कि जब आप एक्सटर्नल फैक्टर एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो आपको फोरकास्टिंग करनी होती है, क्योंकि आपको तो नहीं पता कि 3 महीने बाद मार्केट की एग्जैक्ट सिचुएशन क्या होगी। जो 10 हमने एक्सटर्नल फोर्सेस पढ़ी, उनमें से हर कोई 10 अगले 3-4 महीने या 6 महीने या 1 साल बाद किस तरफ मूव हो चुकी होगी। तो उस जगह पे आपने फोरकास्टिंग या अजम्पशंस करनी होती हैं। और जो फर्म अच्छी एजम्पशन कर पाती है, एजम्पशन का मतलब तुक्के लगाना नहीं है, एजम्पशन का मतलब कि अवेलेबल इंफॉर्मेशन पे बेस करके एक इंटेलिजेंट एजम्पशन करना। तो जो फर्म जितनी अच्छी एजम्पशन कर सकती है, वो फ्यूचर के लिए उतनी अच्छी प्लानिंग कर सकती है। आपने प्राइम मिनिस्टर को कहते सुना होगा पिछले 2-3 महीनों में, कि हमने एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस वक्त तक ये होगा, लेकिन वो नहीं हुआ, तो हमने अपनी स्ट्रेटजी बदली। तो फर्म्स भी ऐसे ही करती हैं कि वो एक इंटेलिजेंट गेस लगाने की कोशिश करती हैं बेस्ड ऑन अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, और अगर वहाँ पे वो चीज़ उस तरह नहीं होती जिस तरह आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो फिर आप अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर लेते हैं। तो ये जो फोरकास्टिंग है, ये अ, इसके बगैर आप, या एजम्पशन के बगैर आप प्लानिंग कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि प्लानिंग फ्यूचर के बारे में हो रही होती है, और फ्यूचर का आपको पता नहीं है। तो उसके बारे में फिर आपको एक इंटेलिजेंट एजम्पशन करनी पड़ती है बेस्ड ऑन अवेलेबल डेटा। अवेलेबल का मतलब ये नहीं है कि बस जो आपको मिल गया उस पर कर लिया। अवेलेबल का मतलब कि अच्छी तरह डेटा इकट्ठा करके, सारे ट्रेंड्स देख के, उसकी बेसिस पे एजम्पशन करें। क्योंकि बेतहाशा वेरिएबल होते हैं जो एक बिज़नेस को अफेक्ट कर रहे होते हैं, हज़ारों वेरिएबल्स होते हैं, और उनमें से ज़्यादातर आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं। ना सिर्फ वो आपके कंट्रोल में नहीं होते, बल्कि उनमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको प्रिडिक्ट करना भी बड़ा मुश्किल होता है कि वो आगे जाके किस शक्ल में जाएंगे। तो ये फिर एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है स्ट्रेटिजिस्ट्स के लिए कि वो एक अच्छी एजम्पशन, एक अच्छी सेट ऑफ डेटा पे बेस करके एजम्पशंस रखें। इसके लिए एक नॉलेज है रिस्क मैनेजमेंट, जो कि बहुत ज़रूरी है स्ट्रेटिजिस्ट्स के पास। बेसिक टूल उनको समझ होने चाहिए रिस्क मैनेजमेंट के, कि वो तमाम वेरिएबल्स को एनालाइज करें, उनकी उनकी डेटा डिस्ट्रीब्यूशन देखें, उसकी बेसिस पे वो अजम्पशंस करें।
और ये assumptions जो होती हैं वो जैसे मैंने कहा बेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन की बेसिस पे होनी चाहिए, तभी आप स्ट्रेटजीज़ बना सकेंगे और उनको आगे लेके जा सकेंगे। और ये जो आपकी assumptions होती हैं बेसिकली ये दे आर काइंड ऑफ चेक पॉइंट्स। ये आपकी स्ट्रेटजी ठीक है या नहीं, वैलिड है या नहीं, ये उस चीज़ को इन्फ्लुएंस करती हैं। और अगर फ्यूचर में आपकी assumption से चीज़ें चेंज हो रही हैं तो फिर आप क्या करते हैं कि आप अपनी स्ट्रेटजीज़ को उसी तरह मॉडिफाई कर देते हैं। और सबसे अच्छी फिर assumption कौन करेगा? ऑब्वियसली वो फर्म जिसके पास सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी। और अगर आपके पास अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी, उसकी बेसिस पे आप अच्छी assumption करेंगे, तो इट विल लीड टू मेजर कंपेटिटिव एडवांटेज। आपके कंपेटिटर्स के पास अगर आप के से कंपेयर करके आपकी इन्फॉर्मेशन अच्छी है, तो इसका मतलब आप उससे बेहतर assumptions कर सकते हैं और प्लानिंग कर सकते हैं, और इसका मतलब कि आपको फ्यूचर में सिग्निफिकेंट एडवांटेज होगा उसके ऊपर। तो एक बात मैं रीएम्फसाइज कर रहा हूँ कि वाइल्ड गैसेस की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे। इट शुड बी बेस्ड ऑन बेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन। तो इस चीज़ को हम कहते हैं assumptions, और इसी की बेसिस पे हम फोरकास्टिंग करते हैं। इसी तरह फोरकास्टिंग का एक और टूल अदर देन इंटेलिजेंट assumptions, बल्कि कह लें इसी का पार्ट है वो assumptions का, वो है बिजनेस एनालिटिक्स। बिजनेस एनालिटिक्स क्या चीज़ है? आपकी MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो हमने इंटरनल ऑडिट में देखा था, ये उससे रिलेटेड टेक्निक है कि आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं टू टू एनालाइज ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डेटा, जो हो सकता है आपके पास अवेलेबल हो सकता है पब्लिकली अवेलेबल हो। और आइडिया क्या है कि आपके एग्जीक्यूटिव्स उस डेटा के बेसिस पे सही डिसीजन कर सकें। इसको प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स भी कहते हैं, मशीन लर्निंग भी कहते हैं, डेटा माइनिंग भी। बहुत डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बिजनेस एनालिटिक्स में आती हैं। आइडिया क्या है कि बेसिकली आप डेटा इकट्ठा करते रहें। डेटा इकट्ठा करना भी अब ज़रूरी नहीं है कि वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो। अब एक कस्टमर आया, सिर्फ ये देखना कि दिन में किस किस वक्त ज़्यादा कस्टमर आते हैं, ये भी डेटा इकट्ठा करना है, और इसको आप एनालाइज करके अपनी assumptions करते हैं इसके ऊपर, और उसके बेसिस पे प्लानिंग करते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कस्टमर आता है तो वो एवरेज कितनी स्पेंडिंग करता है। इस तरह छोटी छोटी चीज़ें, इनके बारे में आप डेटा इकट्ठा करते रहते हैं और उसको एग्रीगेट लेवल पे असेस करते हैं। एग्रीगेट मतलब कि एवरेज लेवल पे, इंडिविजुअल डेटा सेट को नहीं, बल्कि 25,000 लोगों का मैंने डेटा इकट्ठा कर लिया, तो मुझे पता चला कि एक एवरेज बंदा मेरी दुकान में आके या मेरे स्टोर में आके 3,500 रुपए स्पेंड करता है। तो उससे आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। इसी तरह कोई भी डेटा इकट्ठा करके आप assumptions करते हैं और उसकी बेसिस पे प्लानिंग करते हैं। नॉर्मली जो चूँकि आपके पास काफ़ी डेटा होता है, तो आप इस मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं, रिग्रेशन के मॉडल्स लगाते हैं, और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो आपको बताती हैं कि अब फ्यूचर में इधर से जीडीपी का डेटा आ गया, इधर से तुम्हारे कस्टमर्स का डेटा आ गया, इधर से वेजेस का डेटा आ गया, तो अब लग रहा है कि तुम्हारे कस्टमर्स की स्पेंडिंग तकरीबन 25% बढ़ जाएगी अगले साल के दौरान जब वो तुम्हारे पास आएंगे। इसी तरह और भी आप सप्लायर्स के बारे में, डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में, अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में, दूसरी फर्म्स के बारे में, किसी भी चीज़ पे भी आप डेटा टैप कर सकते हैं और उससे प्रिडिक्टिव एनालिसिस करके एक अच्छा फ्यूचर के बारे में स्ट्रेटजी बना सकते हैं। अब इस चीज़ को अगेन एक बिजनेस एनालिटिक्स के नाम से मैंने एक आर्टिकल रखा है आपके पास, वो भी आपकी बुक से है, उसको भी आपने गौर से पढ़ लेना है ताकि ये चीज़ आपको डिटेल में समझ आ जाए। अब हम विल मूव ऑन टू द एक्सटर्नल फैक्टर्स एवेल्यूएशन मैट्रिक्स। जैसे पीछे हमने IFE मैट्रिक्स पढ़ी थी, तो अभी EFE मैट्रिक्स पढ़ेंगे, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगले सेशन में। तो सी यू नेक्स्ट टाइम, बल्कि सी यू ड्यूरिंग द क्वेश्चन आंसर सेशन ऑन दिस वीकेंड। और नेक्स्ट वीकेंड पे हम मैट्रिक्स पढ़ेंगे, जो होपफुली इट विल बी लेस दैन द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द क्लास। तो हम मैट्रिक्स पढ़ के फिर अगले चैप्टर पे चले जाएंगे। सी यू जी।